स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम समझेंगे एमजी नरेगा को ओवरहॉल करके एक नया बिल आया है गारंटीड रोजगार के ऊपर, जिसका नाम है जी राम जी, और वी कैन से ग्राम जी। क्यों ग्राम जी? बिकॉज इसका फुल फॉर्म है गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अनस्किल्ड लोगों को एक गारंटीड रोजगार देने का काम जो एमजी नरेगा करता था, उसी में संशोधन आया है और ये नया बिल अब पास हो रहा है। क्या है इसके फायदे, क्या है इसके नुकसान, क्यों ऑपोजिशन या फिर कई राइट्स ग्रुप्स जो है, खासकर आपके एमजी नरेगा वर्कर ग्रुप्स जो हैं, वो भी इस बिल को वापस लेने की बात कर रहे हैं। क्या फिर से फार्म लॉस की तरह ये बिल भी भारत सरकार के लिए भारी पड़ सकता है? इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे, और ये अच्छा है या खराब है ये मैं आपके ऊपर रखता हूँ। वी विल डू एन एनालिसिस कि पॉजिटिव क्या है, मतलब सरकार ने चेंजेस क्या लाए हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं, और चैलेंजेस या नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक इज एमजी नरेगा ओवरऑल, अ रीसेट फॉर रूरल इकोनॉमी, इट्स अ बून और बेन, लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। आपकी क्या राय है इस बात को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्या ये जो बिल आया है इससे फ़ायदा होगा रूरल इकोनॉमी को, या वर्कर्स को वेलफेयर बढ़ेगा या घटेगा, या गरीबों को और नुकसान होगा? ये बात पे चर्चा करना होती रहनी चाहिए, ज़रूरी है, अच्छा बुरा दोनों। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहले एमजी नरेगा क्या था, उसकी लेगेसी क्या है। तो एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। अब महात्मा गांधी जी का भी नाम हट गया है। क्यों एमजी नरेगा नाम था? बिकॉज एमजी नरेगा, अगर आपने पॉलिटी में हमारी डीपीएसपी पढ़ा है तो आप देखते होंगे गांधीयन फिलॉसफी की बात होती है, तो गांधीयन फिलॉसफी वॉज ग्राम सभा वाली फिलॉसफी की भारत का विकास भारत के ग्राम से निकलेगा। तो दैट इज वाई एमजी नरेगा इसका नाम था, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार दिया जा सके जो अनस्किल्ड लोग हैं 100 दिनों तक, यानी द फर्स्ट लीगल गारंटी ऑफ 100 डे एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउस होल्ड पर ईयर। इसमें प्रोविजंस भी थे वुमेन को लेके, खासकर अगर कोई मान लो फ्लड है या ड्राउट है, ठीक है, ऐसा साल है जहाँ पे कुछ प्रेशर ज़्यादा है, तो 50 दिन की एक्स्ट्रा रोजगार भी मिल सकता था। इसके साथ साथ SC ST और वल्नरेबल ग्रुप्स को 150 डेज का आपको गारंटीड रोजगार मिलता था अंडर एमजी नरेगा। इट वॉज अ डिमांड ड्रिवन मॉडल। डिमांड ड्रिवन मतलब यहाँ पे स्टेट्स ये डिमांड करते थे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ओन रूरल एरियाज। तो स्टेट्स डिमांड करते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता था कि आपको इतना पेमेंट करना रहता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की तरह, क्योंकि 100 डेज का आपको अगर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देना है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% इट वाज यू नो व्हाट फाइनेंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इससे इट इज क्रूशियल फॉर फिजिकल कैपेसिटी इन रूरल एरिया, आपको डेवलप करना है। प्लस स्टेट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अलग से एक और गारंटीड रूरल स्कीम की, मतलब सेंटर की स्कीम को और फंड कर सकें। और स्केल की अगर हम बात की जाए तो लगभग 70,000 करोड़ का स्केल है एक्सपेंडिचर का, और 46 करोड़ और लगभग 46 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है एमजी नरेगा से। 46 करोड़ पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर एमजी नरेगा। तो एमजी नरेगा था, बट अब जो नई चीज़ आ रही है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, कि गवर्नमेंट का क्या कहना है वीबी जी राम जी के बारे में। ठीक, सबसे पहली बात कि एंटाइटलमेंट टू डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग डिमांड ड्रिवन अप्रोच से अब सप्लाई ड्रिवन सेफ्टी नेट की तरफ जा रहे हैं टू डेवलपमेंट मिशन। यानी कि जो विकसित भारत 2047 है, अब आप सोचो कि पहले डिमांड आती थी, यानी जमीन से डिमांड आती थी कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट उस हिसाब से बजट बनाते थे और सेंटर को भेजते थे ताकि सेंटर पैसा रिलीज करे। अब सेंटर ये बताएगा कि आपको कितने पैसे मैं दूंगा, उस हिसाब से आप देख लो कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखते हैं कि 60-40 जो स्कीम है आपकी, है ना, 60-40 जो स्कीम है आपकी, सॉरी 100% फंडेड स्कीम थी, अब वो 60-40 फंडेड हो गई है, यानी 60% ऑफ द फाइनेंस विल बी गिवन बाय द सेंटर एंड 40% बाय द स्टेट्स।
नाउ अ बिग रीजन टू वरी कि हर स्टेट के पास इतने पैसे नहीं होते। अब आप बिहार को देख लो, यूपी को देख लो, सबसे ज़्यादा आपको अगर दिखेंगे लोग तो वो यूपी या बिहार में ही दिखाई देंगे। और इसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो इतना नहीं होता कि वो 40, कई बार कई ऐसे और स्टेट हो गए, पंजाब है, एमपी है, कि वो इस स्कीम को और फंड कर सके। यानी कि ये जो गारंटीड रोजगार की बात हो रही है, क्या ये वाकई गारंटीड रह पाएगा, इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि जनरली बिल सब पार्लियामेंट में बिना चर्चा के पास हो जाते हैं। सिर्फ इकोनॉमी देखी जा रही है बिल की कि भारत सरकार के पैसे कहाँ से बच रहे हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान कम होता जा रहा है सरकार का। हाँ, एक अच्छी चीज है कि जो पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, यानी 25% का जो इनकम पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। बट कितने लोगों का बढ़ेगा, दैट विल बी सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि हमारे ये नॉर्म्स हैं, इन नॉर्म्स में जो फिट बैठता है उसको मिलेगा रोजगार। तो अभी तक जो 46 करोड़ लोग इस एमजी नरेगा का हिस्सा थे, वो आगे भी 46 करोड़ रह पाएंगे, कम होंगे, ज़्यादा होंगे, वी विल हैव टू सी दैट। स्ट्रैटेजिक असेट क्रिएशन, स्ट्रैटेजिक असेट क्यों, क्योंकि 4 बेसिक जैसे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे जो स्ट्रैटेजिक असेट हैं, ऐसे ड्यूरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वीबीजी राम जी की मदद ली जाएगी। और एफिशिएंसी गेन्स की बात यह है कि बेटर प्लानिंग थ्रू प्री अप्रूव्ड विकसित ग्राम पंचायत प्लान, यानी जो ये प्लान्स हैं वो ग्राम पंचायत बनाएंगे, विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनेंगे, और उसके अंतर्गत क्या पैसे रिलीज किए जाएंगे आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को और ज़्यादा सेंट्रलाइज कर रहा है। जो पहले फेडरल थोड़ी स्कीम थी या नीनी बॉटम अप अप्रोच था, अब ये अप्रोच बदल के टॉप टू बॉटम कर दिया गया है। ठीक है, अब इससे बजट फॉरकास्टिंग में तो मदद मिलेगी, बट आगे क्या होगा, मतलब हाउ विल स्टेट्स इम्प्लीमेंटेड, क्या स्टेट के पास इतना पैसा होगा 40% देने का, वी विल हैव टू सी दैट। हाँ, तो थोड़ा की प्रोविजन में देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। तो एम्प्लॉयमेंट डेज एमजी नरेगा में 100 था, वीबीजी रामजी में 125 रहेगा। ठीक, अच्छा ये 100 डेज बढ़ भी सकते थे 50 डेज इन केस ऑफ फ्लड्स और ड्रॉट। वेज पेमेंट 15 दिन के अंदर करना होता था, ये मैंडेटेड था। यहाँ पे वीकली वेजेस की बात की जा रही है। फंडिंग की अगर बात करें, जनरल स्टेट्स 100% वेजेस सेंटर देता था, अब 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट। हिली एरियाज नॉर्थ ईस्ट में पहले 100% सेंटर देता था, बट अब 90:10 का रेशियो है, जो बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात होती है। तो वीबी जी रामजी इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब आप बताइए कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेक्टर स्कीम में क्या अंतर है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपका। इसके अलावा कुछ जो यूटीज होती हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है, वहाँ पे आज भी 100% ही देगा सेंटर पैसा। तो ये कुछ की प्रोविजंस है, खासकर फंडिंग को लेके जो की प्रोविजंस में अंतर आया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट्स का रोल बढ़ा है। अगर स्टेट्स के पास पैसा नहीं होगा तो ये गारंटीड मिशन आगे नहीं बढ़ सकता। यानी सेंटर धीरे धीरे अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स तो बढ़ा रहा है, बट अपने डिसीजन के बदले पैसे कम दे रहा है। So there is a mismatch between the intention and the finance of the center. Let's see how it works. But आगे बढ़ने से पहले let me remind you again that our December batch is going to close on 27th of December. तो अगर आपको एक strategic, logical, analytical option चाहिए जो आपको 300 प्लस लाने में हेल्प करे, क्योंकि मीडियन स्कोर्स जनरली इकोनॉमिक्स में 290-300 के आसपास रहता ही है, तो एक टेक्निकल ऑप्शनल है, रटना वटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आपको 300 नंबर आएंगे, सीधी सी बात है। तो अगर आपको एक सीधा लॉजिकल एनालिटिकल ऑप्शन चाहिए, आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शन का बैच आपके लिए ओपन है इस समय। सो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन बिफोर द बैच क्लोजिंग, you can take admission, go for the platinum batch because you will get 2 beautiful things: mentorship, 24/7 mentor support and test series that will make you ready for your mains exam, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग का गेम है। तो अगर आपकी आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज पोटेंशियल फुलफिल नहीं होता तो आप फिर वहाँ पे जाके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और फॉर एनी डाउट्स और फॉर एनी एडमिशन डिटेल्स, अभी भी आपको दिक्कत है कि कौन सा ऑप्शन लें नहीं लें, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इकोनॉमिक्स ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, और मेरे को आप लिख सकते हैं rishabh.singh@studiiq.com पे भी। आई बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, लेट्स सी हु जॉइंस। और आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी। अगर आपको ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है या आपका जनरल सब्जेक्ट डाउट है इकोनॉमिक्स में, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। ठीक है, ये ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, मेरा मेल आईडी ओपन ही रहता है, वी कैन टॉक। आगे बढ़ते हैं की प्रोविजंस के बारे में। ठीक, की प्रोविजंस इज़ वेरी सिंपल। देखो, एमजी नरेगा एक यूनिवर्सल स्कीम थी
ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम थी कि जितने एम्प्लॉयमेंट का डिमांड था उतना एम्प्लॉयमेंट का डिमांड फुलफिल किया जाता था, ठीक है। लेकिन वीबीजी रामजी विल बी ओनली इन एरियाज नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, और ये भी एक सप्लाई ड्रिवन स्कीम होगी, यानी सप्लाई क्रिएट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट कि देखो हमको ये काम के लिए ज़रूरत है, ये काम करने के लिए मैं पैसा दे रहा हूँ, और इस काम के लिए ही हम हायर करेंगे लोगों को, काम देंगे लोगों को। तो अब परमिशेबल वर्क्स की अगर बात करें तो एमजी नरेगा इज वॉज अ ब्रॉड कैटेगरी, और कैटेगरी ब्रॉड क्यों थी, क्योंकि पंचायत डिटरमाइन करता था कि क्या काम ज़रूरी है जो हम अनस्किल्ड वर्कर से ले सकते हैं। बट अब वीबीजी रामजी एक फोकस्ड वर्टिकल लेके आया है, 4 फोकस्ड वर्टिकल, जो कि है वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे घर बनाना है, पॉन्ड्स बनाना है, लेक्स बनाना है, लाइवलीहुड असेट्स एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, ठीक है, जैसे रूरल रोड्स बनानी हो या वाटरशेड डेवलपमेंट करना हो, लाइक दैट। तो ये 4 फोकस्ड वर्टिकल्स बचे हैं, इसी के अंदर में अब आपको रोजगार मिल सकता है, वो भी नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, ठीक है। अच्छा भाई, इसमें एक और फीचर ऐड हुआ है कि जो 125 डेज है ये आउट ऑफ 365 डेज अवेलेबल नहीं है, नहीं, अब ये अवेलेबल है 305 दिन में। क्यों? क्योंकि देयर इज अ 60 डे पॉज फॉर एग्रीकल्चर। तो जब हार्वेस्टिंग या सोइंग सीजन होता है तो बिकॉज ऑफ एमजी नरेगा एक बेस वेज कम से कम फिक्स होती थी। बेस वेज मतलब कि भाई एमजी नरेगा की स्टेट वाइज एक वेज फिक्स थी कि उसके नीचे क्या होता था, एक बेस वेज फिक्स हो गई, फ्लोर रेट फिक्स हो गया, तो उससे नीचे आपको लेबर नहीं मिलता था, वर्कर नहीं मिलता था, तो उनको भी एक डिग्निफाइड काम के बदले एक डिग्निफाइड सैलरी मिलती थी। अब ये 60 डे का जो पॉज हुआ है तो एग्रीकल्चर सीजन के टाइम में क्या होगा, ये वीबीजी रामजी के अंतर्गत वर्कर्स को काम अवेलेबल ही नहीं होगा, दे विल ओनली हैव टू वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड। और एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने के लिए आप सोचो इतनी सारी सप्लाई होगी वर्कर की, दैट द पीपल हु विल बी हायरिंग दीज वर्कर्स वो कम पैसे में भी ज़्यादा काम करा सकते हैं। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो ये वेज के लिए, वेज इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें लोगों को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी ज़्यादा, बिकॉज सप्लाई विल बी सो मच और डिमांड एक लिमिटेड रहेगी एग्रीकल्चर का भी टाइम, तो मुझे एक लिमिट से ज़्यादा सैलरी नहीं देनी होगी, यानी वेज नहीं बढ़ाना होगा। बट क्या वेज नहीं बढ़ाने से हमारे देश की महंगाई रुक जाएगी? नहीं। तो क्या ये गरीबों के या फिर जो लोग हैं और जो वीबीजी रामजी या एमजी नरेगा के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्या ये उनके लिए थोड़ा नुकसानदायक नहीं हो जाएगा? तो प्रोविजन 6 ये कहता है वीबीजी रामजी बिल का कि स्टेट गवर्नमेंट को पॉज करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट पॉज कर सकती है वर्क अप टू 60 डेज ड्यूरिंग पीक सोइंग इन हार्वेस्टिंग सीजन। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। गवर्नमेंट का पोजीशन ये है कि एडिक्वेट एग्रीकल्चर लेबर की अवेलेबिलिटी होगी और इससे साथ साथ जो वेज है उस वेज इन्फ्लेशन को हम कम कर पाएंगे, बिना ज़्यादा पैसे दिए भी काम चल पाएगा, ठीक है। तो इससे जो फार्मर का कंसर्न है कि हमको चीप लेबर नहीं मिलता, वो चीप लेबर मिल जाएगा। तो एक तरफ सरकार बात करती है कि गिग इकोनॉमी जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो चीप लेबर को यूज़ करते हैं, और फिर एमजी नरेगा जैसी स्कीम को हटा के सरकार खुद चीप लेबर को बढ़ावा देती है। क्रिटिकल व्यू ये है कि रूरल वर्कर्स को वापस से लैंडलॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट बना देगा कि जो भी ये लैंडलॉर्ड ऑफर करेंगे सैलरी, उसी पे उनको काम करना होगा, क्योंकि इन 60 दिनों में उनको वीबी ग्राम में कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जीन से जो आपके बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट एंड राइटर हैं वो कहते हैं दिस इज अ प्रेशर फ्रॉम फार्मर लॉबीज। याद करो एक बार फार्मर लॉबीज आपका फार्म लॉज वापस कर चुका है, इसमें कोई वेलफेयर कंसिडरेशन नहीं है। इसीलिए दूसरी बात यह है कि फिस्कल बर्डन अब स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया है, बट स्टेट्स के पास आज अगर देखा जाए तो स्टेट्स के पास खुद की फाइनेंसिंग पावर है ही नहीं। स्टेट्स आर फुल मोर एंड मोर डिपेंडेंट अपॉन सेंटर नाउ। तो सेंटर आर्म ट्विस्ट कर सकता है स्टेट्स को अपनी मन मुताबिक स्कीम्स को चलाने के लिए। आप इसको ऐसे समझो कि पहले स्टेट्स के पास वैट था, वो अपने हिसाब से फाइनेंसिंग कर सकते थे। अब स्टेट्स को जीएसटी में से भी पैसे लेने के लिए सेंटर की तरफ देखना पड़ता है। देयर आर ओनली फ्यू प्रोडक्ट्स लेफ्ट फॉर स्टेट वैट, उसमें मेन है अल्कोहल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी। तो इन 3 चीज़ों के अलावा स्टेट और किसी की चीज़ के ऊपर भी अपने मन से टैक्स नहीं लगा सकता, यानी स्टेट्स की फाइनेंसिंग पावर वैसे भी कम है, और उन कम फाइनेंसेस में एक नई स्कीम के लिए पैसा देना कहीं स्टेट्स को भारी पड़ सकता है। सो बिल इम्पोजेस अ 55,000 करोड़ एक्स्ट्रा एनुअल बर्डन ऑन स्टेट्स। तो जो अमीर स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उनकी बात छोड़ दी अगर, तो जो हैवी वर्कर वाले स्टेट है जैसे बिहार हुआ, पंजाब हुआ,
क्योंकि पंजाब में एग्रीकल्चर वर्कर और वर्कर्स बहुत सारे हैं, या यूपी हुआ, उनके लिए एक बर्डन बढ़ जाएगा। तो पोस्ट जीएसटी ऑलरेडी स्टेट्स क्या है, फिस्कल स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, और पुअर स्टेट्स आर स्पेशली वल्नरेबल क्योंकि उनके पास अब फाइनेंसिंग ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो रिस्क ये है कि जो स्टेट्स को सबसे ज़्यादा एमजी नरेगा की जरूरत है, जैसे बिहार, जैसे यूपी, उनके पास सबसे ज़्यादा कम कैपेबिलिटी है 40% फंडिंग को पूरा करने की, और क्योंकि वो फंडिंग पूरी नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि उन स्टेट्स के वर्कर्स को फिर कोई और स्टेट में जाके काम खोजना पड़े, क्योंकि वहाँ तो काम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वैसे भी सप्लाई ड्रिवन अप्रोच है ये, कि सेंटर बताएगा कि देखो जहाँ सप्लाई है वहीं काम मिलेगा, तो आप फिर घूमते रहिए कि कहाँ आपको काम मिलने वाला है, कहाँ काम नहीं मिलने वाला। तो अपोजिशन कंसर्न ये भी है कि ये जो एमजी नरेगा की गारंटीड स्कीम थी, वो धीरे धीरे ये जो गारंटी है ना, यही खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्टेट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे 40% एक नई स्कीम में 40% कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो फंडामेंटल पैराडाइम शिफ्ट अगर देखें तो एमजी नरेगा वाज अ राइट्स बेस्ड लीगल एंटाइटलमेंट, बट वीबीजी राम जी क्या है, डिस्क्रिशनरी एलोकेशन बेस्ड है, और ये डिस्क्रिशन किसका है, सेंटर का है, यानी सेंटर अपने हाथ में पावर बढ़ा रहा है। आप देखिए ये डिमांड ड्रिवन मॉडल था, ये सप्लाई ड्रिवन मॉडल है। सेंट्रल फंडिंग की एक सर्टेनिटी थी, बट यहाँ पे फिक्स्ड बजट है, सेंटर एक बजट से ज़्यादा नहीं देगा, यही नॉर्म रहने वाला है। देयर वॉज एन एनफोर्सेबल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट यहाँ पे सेंट्रल का डिस्क्रिशनरी कंट्रोल है, ये कोई गारंटी नहीं है। देयर वॉज अ डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग अप्रोच, क्यों, क्योंकि ये बॉटम्स अप अप्रोच था, बॉटम्स अप, बट अब ये सेंट्रलाइज प्लानिंग है, और बिना सेंटर के अप्रूवल के कहीं भी वीबी ग्राम जी के तहत रोजगार नहीं दिया जा सकता। धीरे धीरे पावर और कंसोलिडेट करती जा रही है सेंटर, तो कहीं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फिर से कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म की तरफ तो नहीं चला जाएगा का मामला। आगे देखते हैं और इकोनॉमिस्ट के क्या क्या कंसर्न है। भाई सेंटर अपना पैसा बचा रही है, चलो ठीक है, बट स्टेट गवर्नमेंट के तो पैसे लग रहे हैं, और वो गरीब लोग जिनको एमजी नरेगा से एक गारंटीड इनकम, एक डिग्निफाइड लाइफ मिल रही थी, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और भारत की इकोनॉमी जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा काम के बदले, तो फिर से कहीं इकोनॉमी के ऊपर एक और मार तो नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कि क्या क्या इकोनॉमिस्ट और डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स की क्रिटिसिज्म है, क्योंकि आपको अच्छी बातें तो हर जगह मिल गई होंगी, बट लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, अ वेलफेयर पर्सपेक्टिव। तो अगर हम देखें फॉर्मर एनएससी मेंबर चिंद्र से, वो कहते हैं कि ये एक वर्क गारंटी, इट्स लाइक प्रोवाइडिंग वर्क गारंटी विदाउट एक्चुअली गारंटिंग वर्क, यानी हम वर्क गारंटी की बात कर रहे हैं, बट काम मिलेगा कि नहीं इसी को गारंटी ही नहीं है। यानी बिकॉज सेंट्रल हैज फुल डिस्क्रिशनरी पावर एंड स्टेट्स ओनली गेट्स ऑब्लिगेशन, कि 40% तुम बस पैसा देते रहो, तुम्हारे पास कोई डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है। स्टेट्स, तुम्हारा काम है पैसा देना, बस मैं बताऊंगा कि वो पैसा कहाँ लगाना है। इट्स लाइक कि आप अपनी सैलरी किसी को डोनेट कर रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, और आपको आपका पैसा कैसे यूज होगा आपको उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। And this discretionary power might be misused for political pressures also. It violates the federal structure and undermines the constitutional intent. It's a big thing कि इकोनॉमिक्स के बदले कहीं हम वेलफेयरिज्म को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं। And other economists are also saying that it can lead to dilution of right to work. और क्रिटिसिज्म की अगर देखें तो वर्कर्स और एक्टिविस्ट ग्रुप, खासकर नरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि तुरंत इस बिल को वापस लिया जाए, रोल बैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी वन थ्रू डेकेड्स ऑफ स्ट्रगल। ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी पाई थी एमजी नरेगा से, सालों साल स्ट्रगल करके, वो अब वापस ली जा रही है। वायलेशन करता है ये बिल स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जब पंचायत को एम्पावर किया जा रहा था, क्योंकि अब सारे डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट खुद लेगी। ऑल्सो मोर एंड मोर सर्वेलेंस विल बी देयर। क्यों? क्योंकि अब जॉब कार्ड सिर्फ 3 साल के लिए होगा, एमजी नरेगा में ये 5 साल के लिए होता था। डिजिटल अटेंडेंस इज मैंडेटरी, बट हम जानते हैं देयर इज ऑलवेज अ लूप होल। एमजी नरेगा में भी ये था कि डिजिटल अटेंडेंस का एक लूप होल था, वो अब भी रहेगा। एंड एनी रिन्यूएबल ऑफ दीज जॉब कार्ड्स, क्योंकि जितना आप फ्रीक्वेंटली आपको बनाना होगा, फिर आपको ब्यूरोक्रेसी के चक्कर लगाने होंगे, तो इट विल क्रिएट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ऑल्सो डिमांड इमीडिएट विड्रॉल ऑफ बिल का डिमांड करते हैं ये एक्टिविस्ट ग्रुप, एंड और ये मेरा नहीं है, नरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है, बिकॉज देयर इज नो कंसेंट फ्रॉम वर्कर्स इन इट्स फॉर्मुलेशन। यानी वर्कर्स जो इस
एमजी नरेगा जी राम जी बिल के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, उनसे कोई बातचीत ही नहीं की गई है। तो ये कैसा हो सकता है बिल? एंड दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन December 19। सो लेट्स टॉक अबाउट द की नेगेटिव्स जो हम लोग बात किए हैं। पॉजिटिव हमने देख लिया, वो तो सरकार की पीआईबी में आपको दिख ही गया था, हमने भी बात कर ली। बट की नेगेटिव्स है लॉस ऑफ लीगल राइट टू वर्क, फिस्कल क्राइसिस का रिस्क है क्योंकि 55,000 करोड़ का बर्डन है स्टेट्स के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट गैप इज देयर बिकॉज देयर विल बी द सर्टेन 60-day पॉज जहां पे उनको काम नहीं मिलने वाला। देयर इज मोर सेंट्रलाइजेशन एंड मोर डिस्क्रिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सप्लाई बेस्ड अप्रोच अब एक लीगल राइट्स डिमांड बेस्ड अप्रोच से हटता है। एंड कवरेज हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज द एरियाज हैव बीन नोटिफाइड कि यही 4 एरिया में आपको रोजगार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इट एक्सक्लूड्स मेनी रूरल पॉकेट्स जहाँ पे ऐसे डेवलपमेंट नहीं होते। सो आपका क्या कहना है इस बिल के बारे में? क्या अच्छाइयाँ हैं? आपने देखी ही होंगी, चारों तरफ चर्चा है। हमने इसके जो कॉन्स है उसको भी डिस्कस किया, जो चैलेंजेस है उसको भी डिस्कस किया, जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वर्कर्स, उनके चैलेंजेस को डिस्कस किया। आपका क्या समझना है? क्या एमजी नरेगा बेहतर था या वीबी राम जी बिल ज़्यादा बेहतर है? लेट्स टॉक अबाउट इन द कमेंट्स। एक अच्छी डिस्कशन करिए कमेंट में। लेट्स सी व्हाट डू यू ऑल थिंक अबाउट दिस। और अगर आपको इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में तो मैं आपको बताऊँ, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन इकोनॉमिक्स। और कोई भी डाउट है आपको इस सेशन से या किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। एंड आई विल बी वेलकमिंग ऑल ऑफ यू इन माई इकोनॉमिक्स ऑप्शन क्लास, क्योंकि ये आपको डायरेक्टेड लॉजिकल एनालिटिकल ऑप्शनल है जो आपको भीड़ से अलग तो बनाता ही है, साथ ही आपकी रैंक भी इंप्रूव करता है। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।